अंतर यात्रा। विज्ञान के प्रयोग न केवल चित्त को परिष्कृत करते हैं बल्कि इसके स्वरूप को भी स्पष्ट करते हैं। जीवन के सामान्य क्रम में प्रायः यह स्थिति नहीं आ पाती। सामान्य जीवन में हम व्यवहार करते हैं, इसमें हमारे मनोभाव प्रकट होते रहते हैं। रुचियाँ, दृष्टिकोण, चिंतन सभी कुछ इसमें अभिव्यक्त होते हैं। इंद्रियों से होने वाले अनुभव, कर्म, कर्तापन का अभिमान, स्वयं को औरों से पृथक समझने वाला अहम, इसकी अनुभूति हर दिन होती रहती है। हम चेतना शब्द का न केवल उच्चारण करते हैं बल्कि चेतन होने का अनुभव भी करते हैं। जीवन के एक एक तल, एक एक स्तर की सूक्ष्मताओं का एहसास पाने के बावजूद चेतना या चेतन तत्व को समझने में तनिक मुश्किल होती है। शरीर, प्राण व मन को तो हम आसानी से समझ लेते हैं, पर यहीं आकर हम अटक जाते हैं। मन के पार क्या है? कुछ है, मन को जड़ कहें या चेतन, इसमें स्पष्टता नहीं होती। इसका कारण संभवतः यह है कि मन की देहरी के पार हमारी अनुभूतियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। इस योग कथा में मन या चित्त को गहराई से समझने का प्रयास किया गया है। सूत्रकार महर्षि ने इसे स्पष्ट करने के लिए कई सूत्र कहे हैं। इसकी पिछली कड़ी में भी एक ऐसा ही सूत्र कहा गया था। इसमें बताया गया था कि चित्त का स्वामी पुरुष अथवा जीवात्मा है। यह पुरुष परिणामी नहीं है, इसलिए चित्त की प्रवृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात रहती हैं। चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तभी वह उसे देखता है, किंतु चित्त का स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी है। इस कारण न तो उसमें कोई परिणाम उपजते हैं और न ही वह स्वयं किसी प्रक्रिया का परिणाम है। इस वजह से वह चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता रहता है। जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है और जो शांत होती है, सभी का उसे ज्ञान रहता है। इस तरह चित्त की प्रत्येक गतिविधि का उसे ज्ञान रहता है। यह संसार जड़ और चेतन का मिला जुला स्वरूप है। जड़ क्या है और चेतन क्या है, इसे समझना आसान है और कठिन भी। हम बड़ी आसानी से पत्थर के टुकड़े को जड़ कह देते हैं और जीव जंतुओं एवं वृक्ष वनस्पतियों को चेतन मान लेते हैं, लेकिन बात इतने तक नहीं रुकती। एक हरे भरे वृक्ष के चेतन होने की बात हमें आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन बाद में जब वृक्ष सूख जाता है अथवा उसे काट दिया जाता है, तब उसकी लकड़ी के टुकड़ों को हम आसानी से चेतन नहीं कह पाते। ये लकड़ी के टुकड़े अथवा उनसे विनिर्मित फर्नीचर बस केवल जड़ होते हैं। यह सत्य केवल वृक्ष वनस्पतियों तक सीमित नहीं है, जीव जंतुओं पर भी यही बात लागू होती है। छोटे या बड़े जीव जब तक सक्रिय क्रियाशील होते हैं तब तक हम उन्हें चेतन मानते हैं, लेकिन उनके मर जाने पर उनके शरीर अथवा शरीर के अवशेषों को हमें जड़ कहना या मानना पड़ता है। सामान्य जीवों के अथवा मनुष्यों के जीवित रहने पर उन्हें चेतन कहने में कोई समस्या नहीं होती, परंतु इनके मर जाने पर शरीर को किसी भी स्थिति में चेतन नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में यदि हमें स्वयं के जीवन को परिभाषित करना हो तो यही कहना पड़ता है कि हमारा यह जीवन जड़ व चेतन का सम्मिश्रण है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसमें क्या जड़ है और क्या चेतन? तो उत्तर में हम आसानी से कह देते हैं कि शरीर जड़ है, पंचभूतों का संघात है। तब इसमें ऊर्जा या क्रियाशीलता का स्रोत क्या है? ऐसे हमारा उत्तर होता है प्राण, जिसे भोजन, वायु, जल व प्रकाश पोषित करते हैं। इसके पार है हमारा मन या चित्त, जो हमारे चिंतन या ज्ञान की अनुभूति का प्रदाता है। तब क्या यह चित्त की चेतना है? इस प्रश्न का उत्तर ही सूत्र का मर्म है। सूत्रकार महर्षि कहते हैं कि चित्त भले ही चेतन प्रतीत हो, पर वह स्वयं चेतन नहीं। हम भले ही इसे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित अनुभव करें, लेकिन यह प्रकाश पूर्ण नहीं। ऐसी स्थिति में यह प्रकाश पूर्ण क्यों लगता है? इस सवाल का उत्तर हम अपने सामान्य जीवन के किसी उदाहरण में पा सकते हैं, जैसे कि लैंप। हम जानते हैं कि लैंप में शीशा होता है जिसके अंदर एक बत्ती जलती रहती है। यदि शीशा साफ होता है तो वह बहुत तीव्रता से उस बत्ती के प्रकाश को चारों ओर बिखेरता है। दिखने में ऐसा लगता है कि लैंप के शीशे से प्रकाश आ रहा है। कुछ अर्थों में यह सही भी है, क्योंकि लैंप के शीशे से ही बत्ती का प्रकाश चारों ओर फैलता है। इतने पर भी शीशा स्वप्रकाशित नहीं है, वह सिर्फ लैंप के अंदर जलने वाली बत्ती का प्रकाश बिखेरता है। स्वप्रकाशित अथवा प्रकाश का वास्तविक स्रोत तो जलने वाली बत्ती है। इसके अभाव में शीशा ना तो स्वयं प्रकाशित होगा और ना ही प्रकाश को बिखेर सकेगा। हाँ, ये सच है कि शीशे में यदि धुएं की परत चढ़ जाए तो उसके प्रकाश बिखेरने की क्षमता कम हो जाती है, यहाँ तक कि बहुत कम और समाप्त प्राय हो जाती है। लैंप की बत्ती जलती रहने पर भी उसका प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। प्रकाश पाने के लिए हमें फिर से लैंप के शीशे को धुएं की कालिक से मुक्त करना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है। पुरुष व चित्त का संबंध भी कुछ इसी तरह का है। पुरुष जीवन के लैंप में अनवरत प्रकाशित होने वाली ज्योति है और चित्त इस जीवन के लैंप का शीशा है। पुरुष या आत्म ज्योति स्वप्रकाशित है या स्वचेतन है। इसे प्रकाश और चेतना का स्रोत कह सकते हैं। इसी का प्रकाश चित्त के शीशे से बिखरता है
इसी से जीवन का परिदृश्य प्रकाशित व चेतनापूर्ण होती है। चित्त के परिष्कृत होने से, इसके शुद्ध होने से प्रकाश की तीव्रता अतिशय बढ़ जाती है। यहाँ तक कि यह चित्त प्रकाश का स्रोत लगने लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। दृष्टा पुरुष के लिए चित्त एक दृश्य है, चेतन पुरुष के लिए चित्त त्रिगुण प्रकृति द्वारा निर्मित जड़ उत्पादन है। काल प्रवाह में ऐसा भी होता है कि संस्कारों की स्याही से, कर्म की कालिक से चित्त की प्रकाश बिखेरने की क्षमता कम हो जाती है। तब वह पुरुष अर्थात आत्मा की चेतना, ज्ञान व प्रकाश को बिखेरने में अक्षम हो जाता है। ऐसी स्थिति में आत्मा को चित्त की स्थिति के अनुरूप निम्न योनियों में जाना पड़ता है, अथवा मानव योनियों में रहते हुए भी दुर्गति व दुर्भाग्य को भोगना पड़ता है। मूर्ता व ज्ञान के दंश को झेलना पड़ता है। स्थितियाँ तब बदलती हैं जब चित्त पुनः परिष्कृत होने की ओर चल पड़ता है। जैसे जैसे चित्त संस्कारों व कर्मों से मुक्त होने लगता है, उसके द्वारा ग्रहण किए गए जीवन की स्थिति बदलने लगती है। चित्त शुद्धि के क्रम में जीवन अपने आप ही उन्नत सोपानों पर बढ़ने लगता है। फिर से सुख, सौभाग्य, ज्ञान, प्रकाश का अनुदान उसे मिलने लगते हैं। चित्त की शुद्ध अवस्था ही जीवन में उपलब्धियां, शक्तियों, सिद्धियों व विभूतियों की अवस्था है। परिष्कृत होने पर ही भले ही चित्त प्रकाश व चेतना का स्रोत लगने लगे, लेकिन वास्तविकता में वह जड़ ही रहता है। दृष्टा पुरुष के लिए चित्त ही दृश्य है।